नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब। तो देखिए, जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आपके सामने है। नोटिफिकेशन में आपके सिलेबस, आपका एज, आपकी फ़िज़िकल, आपकी हाइट, सब कुछ उसमें ऑलरेडी मेंशन है। आप उसको पढ़ लिए होंगे। आप फॉर्म अप्लाई करिए। पहली बात तो ये कि जो लोग कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नहीं समझना कि हम ये फॉर्म फिल नहीं करें। आप फिल करिए। मैं उस सिलेबस को दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस सिलेबस को आपने पढ़ा है उससे 1 भी % कम इस एग्ज़ाम में नहीं है। आपकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बनाएगा, आपकी कमांड को मजबूत करेगा कि जिस एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे वैकेंसी बहुत कम है। वैकेंसी कम है लेकिन आपकी प्रिपरेशन करने का एक ज़रिया है। और मैं बता दूं, जो 2018 में जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 400 सीट थी पहले, और फिर इसके बाद बढ़कर वही डबल हो गई थी 800। तो सीट बढ़ सकती हैं, उसको लेकर वो आपके हाथ का मतलब आपके हाथ में नहीं है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। मैं बात करूंगा कि बहुत से स्टूडेंट का ये है कि सर सिलेबस को लेकर डिस्कशन करिए। मैं आपके सामने पेपर ही पूरा डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि मैंने भी 2017, 2000 एसआई और 2018 में जेल प्रहरी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। ज़रूरी समझता हूं कि आपके सामने एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन, ताकि आप गुमराह ना हो और अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरह का कहीं पर भी आप डाइवर्ट ना हो। सिलेबस को देखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये समझ में आया सर जीएस मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ये 2 अलग अलग पोर्शन है। 40 नंबर का क्या जीएस आना है? यस, 40 नंबर का उसमें जीएस है, 20 मार्क्स की इंग्लिश है। और सर जहाँ पर 40 नंबर की जीएस और 60 नंबर की इंग्लिश, कट ऑफ 80+ गया हो, आप समझ सकते हैं आपको कितना मजबूत होना पड़ेगा। एग्ज़ाम को बहुत लाइट मत लीजिए। 40 नंबर का जहाँ पर जीएस यानी जनरल स्टडी और जनरल साइंस, और 20 नंबर की जहाँ पर अपने आप में इंग्लिश हो, 60 मार्क्स तो यही हो गए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक बार आपको मजबूत इस एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत करनी है। दूसरी बात, आपके साथ स्टडी मटेरियल का अभाव, प्रॉपर क्लास, प्रॉपर प्रैक्टिस, सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें उस पर बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है। सबसे पहले 20 नंबर का इंग्लिश, 20 की मैथ्स, 20 की हिंदी, 20 का जनरल साइंस, केवल साइंस के क्वेश्चन होंगे, और 20 का जनरल स्टडी। उस जनरल स्टडी में आपको केवल एमपी नहीं पढ़ना, उसमें एमपी भी होगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से या स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से आज ही मैंने क्लास स्टार्ट किया, जिसमें मैंने बताया कि कौन से मंदिर किस जगह पर हैं, कौन सी मंदिर किस राजा ने बनाया, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, कौन सी झील किस राज्य में है, कौन सा दर्रा किस राज्य में है। कुछ इस तरह से, जैसे कि G8 समिति का कौन सा देश उसमें मेंबर नहीं है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, या हाल ही में करंट अफेयर्स में कोई अपॉइंटमेंट, कोई अभी नया बदलाव हुआ हो, कोई भी नया अमेंडमेंट हो, या किसी भी जगह पर कोई नई अपॉइंटमेंट या नियुक्ति हुई हो। जैसे क्वेश्चन ये है कि अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हुआ, उनकी जगह पर अभी किसे बनाया गया, तो ये क्वेश्चन है। और वो उनके साथ और किस राज्य में मतलब उनको 2 राज्य एज अ राज्यपाल उनको काम मतलब अपॉइंट किया गया है, तो कौन कौन से राज्य हैं। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष में, अब आपको ये पता होना चाहिए। एक स्टैटिक जीके, आपको डेट याद रखनी है। दूसरा, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह मनाया जाता है। भोपाल, रानी विक्टोरिया। अभी मैं आंसर पे बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिए पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, बस आपको मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ पेपर का, ताकि आप उस सिलेबस को लेकर गुमराह ना हो। कुछ लोग बता रहे हैं ये होगा, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं इसका ऐसे सिलेबस होगा। इंग्लिश का लेवल जेल प्रहरी में कांस्टेबल रैंक की जॉब है, तो जेल इंग्लिश का लेवल मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश एसआई लेवल से अच्छे लेवल की होती है जेल प्रहरी में। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, आपको दिखाऊंगा कि एसआई में अभी 2017 का जो एग्ज़ाम था उस लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी गई थी जो 2018 के जेल प्रहरी में पूछी गई थी, ठीक है। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के उस वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। कान्हा टाइगर रिजर्व। मजदूरों और ग्रामीण, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2018 में योजना, यानी कि आपके क्वेश्चन योजनाओं से भी पूछे जाएंगे कि कौन सी योजना अभी लागू की गई, उसका किससे उसको लाभान्वित, किस क्षेत्र को लाभ होगा। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, अब यहाँ पर देखिए पहली बैठक कब हुई, क्या हुआ, उसमें क्या क्या बदलाव आए, आखिरी कब हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे।
यानी कि आपको हिस्ट्री में कुछ स्टैटिक जीके, उनकी डेट याद रखना, उसके अध्यक्ष याद रखना, किस प्लेस पर हुआ ये याद रखना। मध्य प्रदेश सरकार 2018 कालिदास सम्मान, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपको करंट अफेयर्स को फोकस करना है 1 साल का। फिर इसके बाद अगला देखिए, दिल्ली में स्थित, ठीक है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया, इस पर 2017 में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म, अभी हाल ही में कोई घटना है उस घटना पे बात कर रहा है, यानी कि करंट अफेयर्स का ही है, 1-2 साल के अंदर की चीज़ें पूछा है। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है, कुछ अभी जैसे किसको बनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, जैसे अगर लिखा है राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव राज्यपाल, तो दीप से दीप जले के रचयिता, यानी पुस्तक और उनके लेखक, जितना भी सामान्य ज्ञान में पूछा गया पूरा का पूरा स्टैटिक जीके, और उस स्टैटिक जीके की सीरीज इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है कि डेली आपके साथ 10 मिनट कोई नए टॉपिक के साथ और एक ट्रिक के साथ हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा बनाने की। भारत सरकार और आरबीआई के बीच, यानी कि कुछ जो निर्णय लिए गए होंगे, कौन सा एक लक्ष्य है, तो हाल ही में कोई जैसे निर्णय लिया जाता है आरबीआई का, और जैसे आपका रिपो रेट हो गया या फिर उसमें क्या बदलाव किया गया, कैसे बढ़ाया गया, वो पूछा जा सकता है, कितना रखा गया है, उसके गवर्नर कौन है। तो जो भी करंट में मैटर चल रहा है उस पर फोकस करना है आपको। निम्नलिखित में से मेट्रोमैन, किसे मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। बैरनदीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। संस्थान मध्य प्रदेश में प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया गया। बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में, यानी कि आपके स्टेट में जैसे बहुत से नदी बांध परियोजनाएं किस राज्य से साझा करती हैं, यानी कौन सी संयुक्त परियोजनाएं हैं, कौन सी जल विद्युत परियोजना है, कौन सी विद्युत परियोजना है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है। आप देख रहे हैं कि 18 क्वेश्चन मैंने करवा लिए। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो स्टैटिक जीके ना हो। स्टैटिक जीके का मतलब कि आपको डेट याद रखना है, आपको नाम याद रखना है, आपको उस प्लेस का नाम याद रखना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप रेगुलर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स की जो करंट की जो घटनाएं हैं, करंट के जो न्यूज़ हैं उससे अपडेटेड हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको प्लेस, मंदिर, वहाँ के इन सब चीज़ों का अगर जानकारी रखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो आप आसानी से ये 20 मार्क्स में से आउट ऑफ 15 स्कोर कर लेंगे। फिर इसके बाद हिंदी है और जनरल हिंदी, यहाँ से 20 नंबर के जो जनरल 20 क्वेश्चन, इनमें से वही है उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, बस यही दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आगे आते हैं इंग्लिश। और इंग्लिश क्योंकि एक ऐसा सेक्शन हो जाता है जहाँ पर हमें लगता है कि ये जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं और इंग्लिश कुछ लेवल एसआई से कम होगा। मैं वो आपका जो एक मिथ है उसको तोड़ना चाहता हूँ। इंग्लिश में देखिए आपको अच्छे से करना है प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल, कंजंक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में, जैसे कई बार क्या होता है प्रीपोजिशन डायरेक्ट बोलेगा कि इसमें आपको, जैसे ये चूज द आर्टिकल, अप्रोप्रिएट आर्टिकल, डायरेक्ट बोल रहा है, आर्टिकल लगाना है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई एम रीडिंग द कॉमिक इन द टाइम ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर के साथ द आता है। जब भी न्यूज़पेपर के साथ, मैंने ये बात आर्टिकल में पढ़ाया है। आई इंजॉइंग द कॉमिक, अब स्पेसिफिक बुक पढ़ रहे हैं, आई इंजॉइंग अ कॉमिक नहीं बोल सकते। आपको पता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। आगे आइए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ पर आपको वुड, शुड, मैंने क्या बोला, मॉडल्स आपको अच्छे करने में, माइट, शुड में, कुड, कैन, इनसे 2-3 क्वेश्चन कई बार आपके एसआई में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 1 या 2 पूछा जाएगा क्योंकि 20 मार्क्स का है। अब देखिए, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंस द फॉलोइंग। अगर आपका टेंस अच्छा है, आपका वोकैब अच्छा है, तो आप उसका मीनिंगफुल सेंटेंस को जोड़कर मीनिंगफुल एक जो कंटेंट है या उसका एक अरेंजमेंट है आप कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ बिगर देन हाउस, शिप सेलिंग नियर साउथर्न न्यूजीलैंड हैव बीन वार्न्ड, मतलब आप इनको पढ़ना है और फिर इसके बाद आपको देखना है कि क्या एक सीक्वेंस बनता है, यानी कि फर्स्ट में किसको रखूँ, सेकंड में। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है आप इजीली कर सकते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइट एक्सप्रेस। द न्यू रूल्स इन द कंट्री गिव बिजनेस अ लेग अप टू फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज।
एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा है कि इस पूरे सेंटेंस को एक शब्द में अगर बोलना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कंजंक्शन, ठीक है, ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट, तो उसके साथ कभी एंड तो आएगा नहीं, बट तो आएगा नहीं। बट क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, एंड क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। इफ़ ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। तो आप इफ़ ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट कहना तो अभी नहीं समझ में आया, लेकिन आगे जैसे ही पढ़ते हैं वो अजीब सा लगता है, कंट्रोवर्सी। इफ़ ही वॉज द बेस्ट कैंडिडेट ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, इसका मतलब है कि वो अच्छा तो था फिर भी वो इलेक्शन नहीं जीता। मतलब ये क्या, दो ही वॉज बेस्ट कैंडिडेट, यानी कि वो अच्छा तो था लेकिन इलेक्शन नहीं जीता, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही वॉज बेस्ट, इफ़ नहीं, इफ़ का मतलब ये होता है कि आपको आगे भी सिमिलर, अगर आपने इफ़ लगाया तो वहाँ पर भी आगे पॉजिटिव मीनिंग निकलनी चाहिए। इफ़ ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ही कैन क्लियर द एग्ज़ाम, यदि वो अच्छा है तो एग्ज़ाम निकालेगा, ऐसे आपको बोलना है। ही विल पास द एग्ज़ाम। इफ़ ही इज़ हार्ड वर्किंग ही कैन क्लियर द एग्ज़ाम। अगर मैं बोलूँ इफ़ ही इज़ हार्ड वर्किंग ही कैन नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, मीनिंग ही उल्टा हो गया। आपको ऐसे बट और एंड से तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि बट और एंड आपका स्टार्टिंग में कोई सेंस ही नहीं देता। तो आपको इस तरह से करना है। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ गया। ईच ईयर थाउजेंड्स, अमॉन्ग नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल सफ़र किसी भी डिजीज से, तो फ्रॉम, आउट ऑफ नहीं होता, सफ़र आउट ऑफ नहीं होता, मैंने पढ़ाया सफ़र फ्रॉम। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट, ठीक है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू, यानी कि आप एक्टिव पैसिव की बात आ गई और इससे दो क्वेश्चन हैं। देखिए पैसिव वाइज एक्टिव वाइज से दो क्वेश्चन हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस, टेंस की बात है, यहाँ पर आपको वर्ब लगाना है। कौन सा होगा, बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये देखिए बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन, यानी कि जब कोई भी काम बाय द टाइम से जुड़ा हो तो द फर्स्ट एक्शन मस्ट बी, यानी कि पहले उनका जाना होगा या पहले ट्रेन का छोड़ना होगा। तो पहले ट्रेन छूट चुकी है, इसके बाद द फर्स्ट एक्शन मस्ट बी रिटन इन द पास्ट इंडेफिनिट एंड द सेकंड एक्शन मस्ट बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट। ये रूल टेंस में मैंने लिखाया है। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस गिवन इन द दीज ग्रेप्स। अब दीज ग्रेप्स अगर आया है तो इज टेस्टिंग, यानी कि टेम्परेरी एक्शन पर हम लोग बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूअस, ये एक ग्रेप्स का नेचर है, या दीज ग्रेप्स टेस्ट। सोर टेस्ट, टेस्ट क्यों नहीं आएगा, एस क्यों नहीं लगा होगा, क्योंकि ग्रेप्स यहाँ पर प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या ईएस लगाते हैं। दीज ग्रेप्स वाज टेस्ट सोर, ये तो अनर्थ हो गया, वाज टेस्टिंग या वाज। आपको समझना है कि आप जब चीज़ों को दो तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि कितना लेवल है इंग्लिश का और आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ गया। सूटेबल डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में कई बार मैंने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया उसमें मैंने बोला है कि सीधा सा क्वेश्चन पूछता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ ना के बराबर। अ फ्यू, अ लिटिल का मतलब होता है पर कम। द फ्यू, द लिटिल का मतलब होता है सफिशिएंट, जितना मुझे चाहिए उतना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे व्हेन जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल लिटिल डिड ही नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी बर्थडे पार्टी एट होम। उसको बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि जब वो घर से लौटता है तो उसको पर्याप्त इन्फॉर्मेशन थी या थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन थी, या तो इन्फॉर्मेशन है तो उसको पूरी तरह होगा कि आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होना है, या बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आ लिटिल कहना, उसको इन्फॉर्मेशन थी लेकिन थोड़ी सी कम थी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। व्हेन जॉन रिटर्न, जब वो स्कूल से लौट रहा था उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज उसका बर्थडे पार्टी है घर में, ठीक है। चूज द ऑप्शन विथ एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। अब इसके साथ क्या आपने कभी अनटाइम्ड पढ़ा है? मैंने तो बस यहाँ पर मिस टाइम्ड पढ़ा है कि शॉर्ट मिस टाइम हो गया। मिस टाइम यानी कि जैसे द क्रिकेट प्लेयर मिस टाइम हिटिंग द बॉल। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफर द सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब। द लाइट वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड। अब इसमें से आपको आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट मैंने टेंस में पढ़ाया है। द लाइट वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, यानी कि मीटिंग ख़त्म होने से पहले ही लाइट चली गई थी। द लाइट वर गोइंग आउट, वर गोइंग कैसे हो सकता है?
पैसिव वॉइस में द लाइट वर गोइंग आउट वाइल द मीटिंग वॉज एंडिंग, जब मीटिंग खत्म हो रही थी। क्या मीटिंग ऐसे खत्म होती है कि चल अब मीटिंग खत्म हो रहे हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे, सडन एक्शन लिया जाता है ना, नाउ मीटिंग इज ओवर, ठीक है। तो द लाइट वेंट आउट, जैसे मीटिंग खत्म हो नहीं हो पाई थी, लाइट चली गई थी। चूज द करेक्ट वर्ड दैट एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। एवरी ईयर इन अवर स्कूल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म वेल इन फाइनल एग्जाम। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर इज तो नहीं आएगा, स्कूल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, और जब चिल्ड्रन आ गया तो यहाँ पर इज कहना या हैज कहना गलत है, यहाँ पर आर होगा। और एवरी ईयर यानी कि हर साल की एक बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात नहीं हो रही कि मैं यहाँ पे विल परफॉर्म लिख दूँ, तो यहाँ पर चिल्ड्रन परफॉर्म, और परफॉर्म्स क्यों नहीं हो सकता है, परफॉर्म्स इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन प्लूरल है। वर परफॉर्म्ड क्यों गलत है, पहला ऑप्शन वर परफॉर्म्ड। एवरी ईयर आवर स्कूल चिल्ड्रन हु वर परफॉर्म्ड, तो यहाँ पर वर के साथ आईएनजी फॉर्म होता है, और अगर परफॉर्म्ड लगा दिया यानी कि पैसिव वॉइस हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो पहले है ही नहीं कि मैं इसको पैसिव, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में नहीं लिखा है। तो इस तरह से चीज़ों को रीजन देते हुए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19, माई मदर। अब मदर रिटायरिंग, माई मदर रिटायरिंग, तो देखिए रिटायरमेंट का मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। रिटायरमेंट का जो काम है अपने से तो हो नहीं रही है। माई मदर रिटायरिंग पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब है तो आईएनजी नहीं आएगा, और अगर आईएनजी आया है तो इजमार आना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं। माई मदर इज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस 3 ईयर एगो, और जब सीधी सी बात है 3 ईयर एगो यानी कि जब भी कभी, व्हेन देयर इज पास्ट टाइम इज गिवन वी मस्ट यूज पास्ट इंडेफिनिट। तो अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म रिटायर्ड सही है। रीजन देते हैं कि पास्ट का कोई भी टाइम अगर दिया है हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यहाँ पर आपको आर्टिकल बताना है। एन एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ के साथ द आएगा। दिस इज अर्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, द और ठीक है। अब इसके बाद मैथ्स को थोड़ा सा देखते हैं कि अब आपको मैंने बताया जैसे कि एडवांस का नहीं पूछा जाता। पहला क्वेश्चन देखिए अर्थमेटिक का, बस देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आपने ग्राफ पढ़ा होगा उनमें से बिंदु माइनस का कहाँ पर होगा, प्लस का कहाँ होगा, उसमें से आपको बस एक्सेस का अगर है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट वाला, ये आपने, यदि एक कैंडी का वजन इतना है, यदि एक वेल 5 किलो, क्वेश्चन बस देखते चलिए, सॉल्व मत करिए, बस आपको देखना है कहीं एडवांस का कोई पोर्शन है क्या, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने ये बोला कि एडवांस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एडवांस एक आध कोई क्वेश्चन अगर मिल जाए तो उसको लेकर ये नहीं कि हम ले अलजेब्रा पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि m = 4 2 के बीच मध्य बिंदु, तो वर्गमूल इसका ज्ञात करें। पूर्णांक निम्नलिखित जोड़ियों में अंतर -5 है, ठीक है, ये तो 5th क्लास का है। एक समांतर चतुर्भुज इतना है और उसके, ठीक है, मेंसुरेशन। कुछ ये क्वेश्चन जो आपके 8th क्लास में है, वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, जो आपने 8th और 9th में पढ़ा है, जो 9th लेवल का अलजेब्रा, मैं समझता हूँ कि आप इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपने अच्छे से उस क्लास में किया होगा। जैसे एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, ये आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन को जोड़ घटाना गुणा भाग, यहाँ पर आपको विस्तार कीजिए, इसका विस्तार क्या होगा, तो a - b की पावर क्या होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं मैक्सिमम पोर्शन जो है आपका अर्थमेटिक का है, और थोड़ा सा जो आपकी 8th क्लास में या 9th क्लास में जो आपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल या बेसिक चीज़ें जो आपने पढ़ा है वही आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब इसके बाद आते हैं साइंस। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बेसिक, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो समझ सकता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से जो एक सिलेबस है, और फिर बोल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो एक बैकबोन है, मेरी बात को समझिए, वो आपका इंग्लिश पर कमांड होना। अगर आप इंग्लिश में 20 में से 18-19 मार्क लेकर आ रहे हैं, तो जिस लेवल का पेपर है एक एवरेज स्टूडेंट वहाँ पर मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स ले सकता है, इंग्लिश में वो 13-14 या 10-13 के बीच में होगा। अगर आप 7 मार्क्स की लीड एक सब्जेक्ट में ले लेते हैं, तो आप अदर सब्जेक्ट में अगर 1-2 नंबर पीछे होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से
चीज़ों को समझ पाए होंगे। बाकी जितने भी पेपर हैं उनको मैं एक एक करके सॉल्व करवाऊँगा। क्लास की बात है, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है मेरे साथ जुड़कर, उन सभी का स्वागत है। ऑनलाइन कोर्स है, आप लोग ज्वाइन करें और देखें कि इंग्लिश में आपका किस सेक्शन से एक नंबर कट सकता है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आउट ऑफ मार्क्स आप इंग्लिश में बड़े आसानी से ला सकते हो और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। स्टैटिक जीके की बात है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस। अब मिलते हैं किसी क्लास में और एक शानदार डिस्क्रिप्शन और डिटेल के साथ। आप देखिएगा कि किस तरह से हम एग्ज़ाम की तैयारी करें कि एक बार में एग्ज़ाम क्लियर हो। दिल में यही बात होनी चाहिए कि अब की बार आखिरी बार। धन्यवाद।